18 दिन चला महाभारत। ये 18वां दिन है। युद्ध में भीष्म पिता के तरह शवशैया पर लेटे सोनाम वांचुक देख रहे हैं देश की सरकार की नीयत और देश के लोगों की फितरत। ये ऐसा कुरुक्षेत्र है जिसमें दांव पर है देश के छात्रों का भविष्य। और बड़ा सवाल है जिसे पूरा देश देख रहा है, अनशन पहले टूटेगा या सरकार झुकेगी। उनकी देह सिकुड़कर सूखे पत्ते सी हो गई है, लेकिन उनके इरादे फौलादी हैं और उनसे तूफान खड़ा करने की उम्मीद है। आज मैं भी वहां पहुंचा देखने कि इसमें कौन सा जंतर है और कौन सा मंत्र। वहां पहुंचते ही पहला ख्याल आया कि लेह लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों से आए सोनाम दिल्ली की उमस भरी सड़ी गर्मी को कैसे झेल रहे होंगे। पहली नज़र में वो कमज़ोर लगे। उनका वज़न 8.5 किलो घटा है। उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर गिर रहा है। उठकर बैठे तो चक्कर आता है। उनकी सेहत बिगड़ रही है। उसको लेकर उनके डॉक्टर और समर्थक चिंतित हैं। लेकिन कुल मिलाकर वो देश की बिगड़ती सेहत का प्रतीक भी बन गए हैं। उन्होंने सरकार की दहलीज पर गुहार लगाई है, लेकिन वहां अब तक सन्नाटा है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हां, विपक्ष के कई नेताओं ने उनसे अनशन तोड़ने की अपील की है। जरा सोच कर देखिए, ये लोग मांग क्या रहे हैं। मांग सीधी है। नीट और अन्य परीक्षाओं में हुए पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर चुके छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। और सोनाम इन्हीं छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। लेकिन यह सरकार उसे मानना तो दूर, बातचीत तक के लिए तैयार नहीं है। उसने अब तक कोई पहल नहीं की है। सन्नाटा है। तो अब ये लोग 20 जुलाई को संसद तक मार्च करेंगे। 20 जुलाई मॉनसून सत्र का पहला दिन है। अब जरा एक बार इस देश के बीते कल में लौटिए। इस मुल्क ने अहिंसक आंदोलन के दम पर अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की। यहाँ सत्याग्रह और अनशन राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। और आज एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता की जान दांव पर है और सरकार टस से मस नहीं हो रही। फिर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये मौजूदा सरकार खुद किसी आंदोलन की कोख से पैदा हुई। 2011 अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान तैयार की गई जमीन पर सवार होकर 2014 में ये सरकार सत्ता में आई थी। उस वक्त आंदोलन को जनता की आवाज कहा गया, अनशन को लोकतंत्र की ताकत बताया गया। लेकिन सत्ता में आते ही सुर बदल गए। ज्यादा दूर मत जाइए, किसान आंदोलन को ही याद कीजिए। 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। तब जाकर 3 कृषि कानून बिल वापस हुए, और वो भी बिना किसी सहज स्वीकृति के, मजबूरी में। अब सवाल यह है कि क्या इस सरकार में कभी किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी को लेकर इस्तीफा दिया? जवाबदेही शब्द तो जैसे इस सरकार की डिक्शनरी में है ही नहीं। कुछ भी हो जाए, कुर्सी पर जमे रहना है, जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। ऐसे में सोनाम वांचुक और आंदोलन कर रहे युवाओं के पास ऑप्शन क्या है? वे किस तरह से खुद को तैयार कर रहे हैं? राजनीतिक दलों से उनकी क्या उम्मीदें हैं? सोनाम वांचुक से मिला, वो मुश्किल से बोल पा रहे थे। ठीक नहीं लगा कि मैं उनसे बातचीत के लिए जोर डालूं। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत, तो उनसे बात हुई। उनसे पूछा कि अनशन खत्म करने की गुहार पर क्या कहते हैं सोनाम वांचुक। सोनाम वांचुक ने कैसे तय किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आंदोलन करना है। मंच के चारों तरफ लोगों से भी समझा कि आखिर उनके मन में क्या है। हाँ, वहाँ एक कॉकरोच से भी रोचक बातचीत हुई। उसे पता चलता है कि कितना और कैसा जज्बा है
इन लोगों में। आप हंगर स्ट्राइक खत्म भी कर देंगे तो उसके बाद भी हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। 20 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे और कह रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी बात का मान रखने के लिए अपने आप को कॉकरोच बन के और स्वीकार कर चुके हैं। अगर किसी समझदार, सुलझे हुए, नेक दिल, दूसरों की मदद करने वाले, भविष्य में बच्चों के लिए साफ हवा और साफ पानी के लिए बात करने वाले, लड़ने वाले, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए जान की बाजी लगानी पड़े, तो मुझे लगता है कि समाज को, सरकार को रुककर उसकी बात को ध्यान से, विस्तार से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये बात राजनीति से कहीं ऊपर की बात है। ये बात समाज के बारे में है। बड़ा सवाल है कि क्या समाज ने सुनने की क्षमता खो दी है? क्योंकि अगर हम सुनने की क्षमता खो देते हैं तो हम बोलने की क्षमता खो देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि ये सीधे लोकतंत्र से जुड़ती है बात। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? मैं अपनी बात रखूं, आप उसको सुने, आप अपनी बात रखें, मैं उसको सुनूं, फिर वाद विवाद हो। अगर आप देखें तो यहाँ हिंदुस्तान में जो मॉनेस्ट्रीज हैं, वहाँ अभी भी बच्चे ये वाद विवाद करना सीखते हैं। भारत में वाद विवाद की जो परंपरा है लोकतंत्र की, वो बहुत पुरानी रही है। लोकतंत्र में वोट डालकर ये तय करना कि कौन विजेता होगा, ये बहुत बाद में परंपरा आई और ये ग्रीक्स की परंपरा है। ये एक तरीके से लोकतंत्र की जो धारा चली आ रही है, ये ग्रीक से उनका सहयोग है। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसकी बात सुनी जानी चाहिए, आप लोगों को सुननी चाहिए, समाज को सुननी चाहिए, सरकार को सुननी चाहिए। सोनम वांगचुक वो यहाँ पर मौजूद है, 18 दिन से अनशन पर है, उनका वजन घटा है और भी उनको डॉक्टरों ने सलाह दी है। हमने उनसे थोड़ी देर पहले बात की। इस समय मैं नहीं चाहता था कि उन पर हम इतना जोर डालें कि वो हमसे बात करें, इंटरव्यू दें, क्योंकि उनको अपनी जो ऊर्जा है उसका संचय करके रखना चाहिए, एनर्जी बतानी चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक जो यहाँ पर है, उसकी जो बड़ी वजह है सोनम वांगचुक के यहाँ होने की, दिल्ली की इस गर्मी में होने की, लेह की सुंदर घाटियों को छोड़कर दिल्ली में आने की, वो बड़ी वजह हमारे साथ यहाँ पर है। अभिजीत, आपका स्वागत है। अभिजीत, ये मेरे को बताइए कि ये कैसे ख्याल आया कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल करेंगे? नहीं, एक्चुअली ये सर ने कहा था। जब हमने 20 जून का प्रोटेस्ट था, तब हमने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था और उसी दिन सर ने स्टेज से अनाउंस कर दिया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर यानी 26-27 जून तक अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो सोनम सर हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। तो ये सर का कम्प्लीटली कॉल था और पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ सर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि सर आप प्लीज़ हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दीजिए। आप हंगर स्ट्राइक ख़त्म भी कर देंगे तो उसके बाद भी हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन सर कह रहे कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो प्रोटेस्ट खत्म करने, हंगर स्ट्राइक खत्म करने? आप मुझे क्यों कह रहे हो अनशन तोड़ने? आप सरकार से कहिए ना कि आकर मेरी बात सुने, आकर मुझसे बात करिए। तो ये सर का ही डिसीजन था और सर मेरे पिता की उम्र के, तो एक लिमिट आ जाती है जहाँ पर मैं सर को ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। सर ने तो लेह में 21 दिन का अनशन किया था। सर लगातार ऐसे मुद्दों से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में आपने पहले कब सुना कि सोनम वांगचुक नाम का भी, इतने अजीब से नाम का जो बोल भी नहीं पाते हैं? बाकी मैं अपना नाम बता रहा हूँ, मुझे अभी तक लोग दीवान जी बोलते हैं, दिबांग कोई नहीं बोलता है। तो कैसे आपको ये? मुझे लगता है जब पूरे देश को पता चला 3 इडियट्स मूवी के बाद, तब शायद से मैं 8th या 9th क्लास में रहा हूँगा मैं। तब मैं स्कूल में था, तब वो 3 इडियट्स मूवी आई थी और तब पता चला था कि सोनम वांगचुक नाम के शख्स पर ये मूवी बनी हुई है। फिर तभी से मुझे पता चला व्हेन आई वाज जस्ट 14 और 15 इयर्स ओल्ड। अच्छा, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि बड़ी जो मांग है आपकी, वो क्या है? वो ये है कि शिक्षा मंत्री जो है उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 20 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे और कह रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर तो वैल्यू क्या रही स्टूडेंट्स के लाइफ की, वैल्यू क्या रही एक ह्यूमन की लाइफ की इस देश में? तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दे। और दूसरा ये कि मैं कई सारे फैमिली से मिला हूँ
जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। कई सारे फैमिलीज मजदूर के घर से आते, कई सारे बच्चे मजदूर के घरों से आते थे। जैसे प्रदीप मेघवाल है, उसके पापा मजदूर थे। आकांक्षा चतुर्वेदी, उसके पापा छोटा केटरिंग का बिजनेस था, उनको पैरालिसिस का अटैक आकर गया है, एक हार्ट अटैक आकर गया है। और रिया थापा के पापा भी, आज सुबह मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने भी कॉल किया था मुझे। तो ये सारे लोग हैं वो आज कर्जे में डूबे हुए हैं सर, क्योंकि आपको पता है इस देश में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से किसी को अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना है, सस्ता नहीं है सर। स्कूल की फीस 1-2 लाख हो रखी है, तो कोचिंग मिलाकर, कॉलेज की फीस मिलाकर बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। तो उसके लिए ये सारे फैमिलीज़ के ऊपर आज 15-20 लाख का खर्चा है। अब प्रदीप मेघवाल के पापा जो मजदूर है, उन्होंने तो यही सोचकर अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी ना, कल को बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा तो हमारा जो घर है वो आगे बढ़ेगा, घर सुधर जाएगा, गरीबी से बाहर निकलेंगे। आकांक्षा चतुर्वेदी के पापा ने तो मुझे कहा है ये बात कि मेरी बेटी कल को जाकर डॉक्टर बनती तो वो अपने छोटे भाई को भी पढ़ाती है और हम गरीबी से बाहर आ जाते। तो ये परिवार जो कर्जे में डूबे हुए हैं, इनको बाहर निकालने के लिए सरकार को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए। और ये बहुत दुख की बात है सर। मैंने इन सभी परिवारों से पूछा क्या सरकार से आपको कोई मिलने आया या किसी ने कॉल भी किया। सभी फैमिलीज़ ने कहा कि सरकार से हमसे कोई भी मिलने नहीं आया, ना किसी ने कॉल भी करा है। तो कैसी सरकार है सर? इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? 16-17 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं सरकार के फेलियर की वजह से, और सरकार बदले में उनके परिवार को एक कॉल भी नहीं कर रही है कि नहीं आपके बेटे की मौत हुई, हम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी है और आपके परिवार की हम जो चाहे वो मदद करेंगे। ये बोलने में भी सरकार को क्या तकलीफ है? और ये जो आप कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, आपको क्या लगता है कि इस्तीफा देने से ये बात खत्म हो जाएगी या इस्तीफा देने से कोई हल निकल जाएगा? आप इस्तीफे को हल क्यों मानते हैं? मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि इस्तीफा इज द फाइनल सोल्यूशन। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्तीफा ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्योंकि आज अगर 20 से ज़्यादा बच्चों की आत्महत्या के बाद भी इस्तीफा नहीं होता ना सर, तो उसके बाद एक मैसेज चला जाएगा कि इस देश में स्टूडेंट्स की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। और कौन सी ऐसी नौकरी है जहाँ पर इंसान के अंदर गलतियाँ हो, इंसान गलतियों पर गलतियाँ करे और उसकी नौकरी ना चली जाए? कौन सी ऐसी नौकरी है? तो ये मंत्रियों को क्यों विशेष एक्सेप्शन मिल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी ये भी विस्तार से बात हुई है सोनम वांगचुक से कि क्या होना चाहिए, इस पर भी आपने कभी अभिषेक विस्तार से बात की है? सॉरी, आपने कभी सोनम के साथ ये भी बात की है सोनम वांगचुक सर से कि भाई क्या होना चाहिए सिस्टम में? क्या इस पर कभी आपने विस्तार से बात की है, या चूंकि सब कुछ इतना तेजी से हो रहा है कि उसका मौका नहीं? जी, बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से हो रही है। आपको जैसे पता है, जैसे मैं इंडिया में आकर मुझे 1 महीना ही हुआ है। 1 महीने में मैं 15 दिन देश भर में अलग अलग जगहों पर घूमा। बाकी टाइम से मैं जंतर मंतर पर बैठा हुआ, आज 25 दिन हो गए। तो हमें एक टीम हमने बना रखी है जो हमारे एजुकेशन रिफॉर्म्स जो होने चाहिए उस पर काम कर रही है। तो वो हमारी बैकएंड में पॉलिसी तैयार हो रही है जो एजेंडा हम रखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इस पर काम चल रहा है सर, क्योंकि हम भी मानते हैं इस्तीफा इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन और टोटल सॉल्यूशन। लेकिन इस्तीफा ज़रूरी है एक मैसेज जाने के लिए कि इसके बाद अगर पेपर लीक होता है या इसके बाद किसी बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ती है तो मंत्री हो या अफसर हो, उनकी कुर्सी सेफ नहीं हो रहेगी। सब लोगों ने ये पूछा होगा आपसे कि क्या ये एक राजनीतिक दल बनने वाला है, क्या उसकी कोई सोच है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं? सर इसका ना मुझे लगता है आज हम क्या मांग रहे हैं, पेपर लीक हुआ है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है सर? कल को अगर मेरे घर के सामने गड्ढा है तो वो गड्ढा ठीक करने के लिए भी मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी क्या? तो ये तो डेमोक्रेसी को हमने बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है ना। डेमोक्रेसी क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ही है क्या? इस देश की जो आम सिटीजन है, जो सिविल सिटीजन है, जो एक्टिविस्ट है, वो लोग भी तो डेमोक्रेसी का पार्ट है ना सर। डेमोक्रेसी को बस पॉलिटिकल पार्टीज तक लिमिटेड रखना बहुत ही गलत है। ये आपने कभी पूछा सोनम सर से कि उन्होंने क्या सोचकर आपका साथ देने का मन बनाया, क्योंकि उनके पास इस तरह की बातें होती रहती है, कई आंदोलन चलते हैं, एकदम एक नया आंदोलन ऐसे लोगों का जिनकी कोई ज़्यादा काम भी नहीं है इस क्षेत्र में, क्या सोच के उन्होंने आपको चुना? तो मेरी जो सर से बात हुई थी वो तब हुई थी जब लद्दाख के जो एलजी है उन्होंने सर को बुलाया था मीटिंग के लिए। उसके पहले मेरी और सर से कभी बात नहीं थी हम दोनों की। हम एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी फॉलो नहीं करते थे, मैं बस सर को जानता था।
लेकिन जो एलजी की मीटिंग हुई उसमें एलजी ने सोनम सर के साथ मीटिंग की और बाद में एलजी ने कुछ ट्विस्टेड स्टेटमेंट दे दिया सोनम सर के अगेंस्ट, कि सोनम सर ने दावा करा है कि वो ये मानते कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो देश विरोधी गतिविधि कर रही है, इसलिए सोनम सर उनका समर्थन नहीं करते, ऐसा वैसा। फिर सोनम सर ने एक वीडियो डाली, क्लैरिफिकेशन डाला कि मैंने कहीं से भी ऐसा कहा नहीं है, एलजी मेरे शब्द ट्विस्ट कर रहे हैं, और अगर कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत मुझे दिखा देते कि उनकी फॉलोइंग इंडिया से है तो मैं उनका खुलकर समर्थन करूंगा। तो उसके चलते मैंने सर को रीच आउट करा, मैंने सर के सामने सारा डेटा रखा, मैंने सर को दिखाया कि 94.7 फॉलोअर्स जो हैं हमारे वो सारे इंडिया से। तो सर ने मुझे कहा ये तो मुझे पता था, मुझे तो पता था आप इंडिया से ही हो और आपकी सारी फॉलोइंग इंडिया से, लेकिन मैं ये चाहता था कि बाकी लोगों को भी पता चले, इसलिए वो मैंने अपील रखी थी। और उन्होंने फिर ये कहा कि मुझे भी काफ़ी दुख हुआ जब इस देश के युवा को कॉकरोच और पैरासाइट कहा गया। तो आप लोगों का जो भी एजेंडा है या जो भी मूवमेंट रहेगा उसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। फिर जब बात मेरे इंडिया के आने की हुई तब सोनम सर ने बोला कि तुम इंडिया आ रहे हो, मैंने बोला हाँ सर। तो सोनम सर ने कहा बहुत ज़्यादा रिस्क है, हाँ तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। मैंने बोला जी सर मुझे पता है। तो सर ने कहा कि 1 साल तक भी जेल हो सकती है, मैं खुद 8 महीने रहा हूँ, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो मैंने सर को कहा कि सर अगर आप जेल में जा सकते हो कुछ ना गलत करते हुए तो आप नहीं डरे तो हम कब तक डर कर जिएंगे। मैं आ जाऊँगा सर इंडिया वापस, मैं आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज एंटी नेशनल कहा जा रहा है। मैं यूएसए में F1 वीज़ा पर गया था सर, मैं एज ए स्टूडेंट गया था। अपने ही स्टूडेंट्स को जब वो बाहर देश में पढ़ने जा रहा है, ये लोग उसको एंटी नेशनल कह रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं। हम लोगों की क्या रेपुटेशन रहेगी वहाँ पर जब अपने ही देश की सरकार हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहेगी? तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने देश वापस आऊँगा, चाहे मुझे जेल में डाले, मैं वापस आऊँगा, मैं डरूंगा नहीं और मैं अपनी बात रखूँगा क्यों मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। आई एम नॉट ए टेररिस्ट, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मैंने सर को वही बात बोली कि सर मैं एक सिटीजन हूँ इस कंट्री का और मैं अब डर कर नहीं रहूँगा, और ये जो मुझे बोला गया है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, मैं वो नहीं हूँ सर, एंड दैट इज़ व्हाई आई विल कम बैक। अब इन लोगों को जेल में डालना है तो जेल में डाल सकते हैं मुझे। और सर को वो बात कहना कि अच्छी लगी। सर ने बोला तुम डर नहीं रहे हो तो तुम्हारा साथ मैं दे दूंगा, तो तुम इसके बाद जो भी करना चाहोगे वी विल डू इट टुगेदर। एक सवाल और अभी जब आप सोचते हैं इस बारे में, क्या आपको लगता है कि ये एक सपने की तरह से सब गुजर रहा है या कभी आपने इमेजिन किया था? आप सोचिए वो दिन जिस दिन आप पहली बार आपने वो पोस्ट किया होगा इंस्टाग्राम पर, आपको ये एहसास था कि सब ऐसा भी एक दिन होगा कि हम लोग यहाँ सब बैठेंगे, वांचुक साहब वहाँ हड़ताल करेंगे? कैसा आपको निजी तौर पर अभिषेक आपको मन में किस तरह का अभिजीत को फील होता है? नहीं सर, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। मैं तो 15 मई तक जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। मैं तो इस देश से इसीलिए चला गया था, इंडिया से बाहर चला गया था ये सोचकर कि यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है नहीं अच्छी, कमा भी लूँगा तो उसमें घर नहीं चलेगा, फैमिली नहीं संभाल पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर डिग्री ले लूँगा, अच्छी पेमेंट मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और मैं वहीं पर सेटल हो जाऊँगा। तो वो चलकर मैं पिछले 2 साल से यूएस में था, मेरी एजुकेशन भी हो चुकी थी और जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर रहा था और मुझे ऑफर्स भी आ चुकी थी। जब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आर्टिकल्स छपने लग गए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरा आर्टिकल आया तो उसके बाद मेरे को जॉब ऑफर्स भी आए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे डिसीजन लेना था कि क्या मुझे वापस आना है या क्या मुझे यूएसए में रहना है। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए कि मेरे पीछे पाकिस्तान है, मेरे पीछे आईएसआई है, मेरे पीछे सीआईए, तो इन आरोपों की वजह से मैंने डिसाइड करा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं अपने देश आऊँगा और अपने देश में आकर मैं काम करूँगा और अपनी आवाज़ रखूँगा। मम्मा क्या बोली? मम्मा क्या बोली? मम्मी का तो ये था, मम्मी रो रही थी जिस दिन मैं इंडिया वापस आ रहा था। मेरी मम्मी उस दिन तब उतना रोई जितना मैं जब इंडिया छोड़कर जा रहा था ना, तब उतना नहीं रोई थी जिस दिन मैं वापस आ रहा था उतना रोई। वो कह रही थी तुझे पता है तू वापस आएगा तो ये लोग तेरे साथ क्या करेंगे, ये तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये तेरे ऊपर केस कर देंगे, तुझे झूठे मामलों में फंसा देंगे। और मम्मी को अभी भी वही चिंता है कि तू अभी यहाँ पर बैठा हुआ है जंतर मंतर पर, तुझे क्या लगता है ये लोग तुझे जाने देंगे? थोड़ा दिन रुक जाइए, अभी लोग तेरे पीछे इसलिए ये लोग तुझे हाथ नहीं लगा रहे, 2-3 महीने बाद ये लोग तुझे फिर से तेरे ऊपर केस कर देंगे और तुझे झूठे मामले में फंसा देंगे। लेकिन मैंने मम्मी को भी वही बोला है, अब अमेरिका से वापस आया हो तो पीछे तो नहीं हट सकता,
अब जो शुरुआत हुई है उसके साथ ही कुछ ना कुछ करूँगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हम उनकी बात का मान रखने के लिए अपने आप को कॉकरोच बन के और स्वीकार कर चुके हैं। क्यों पहना है आपने ये? सर ये मैं इसलिए पहना हूँ क्योंकि जो अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक संबोधित किया था कॉकरोच के नाम से देश के युवाओं को, जो अपनी पीड़ित थे, वो अपनी बात को उठा रहे थे सरकार से मदद मांगने, लेकिन न्याय मांगने के लिए पेपर लीक हो रहा था। तो सर इतने बड़े संवैधानिक पद पे वो बैठ के अगर कॉकरोच कह रहे हैं तो सर हम लोग भारतीय हैं, हम लोग को संस्कार दिया गया है कि अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है या फिर किसी संवैधानिक बड़े पद पे बैठा है तो उसको कहना मानना चाहिए। तो हम उनकी बात का मान रखने के लिए अपने आप को कॉकरोच बन के और स्वीकार कर चुके हैं। पर उनकी मान रखने के चक्कर में आपको गर्मी नहीं लग रही? नहीं सर, गर्मी लग रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, गर्मी भी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। बट जब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ तो एक बार सोनम सर का चेहरा देखता हूँ, सब तकलीफ दूर हो जाती है। तो हमें उनसे एनर्जी मिल रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या किस लिए है ये प्रोटेस्ट? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए। एक इस्तीफे से क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? सारे मसले नहीं हल होंगे सर, लेकिन मसले हल होने का शुरुआत हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार इस्तीफा दिलवाएगी उनका या लेगी उनसे इस्तीफा? जी बिल्कुल दिलवाएगी इस्तीफा, उम्मीद है। किस आधार पर ये उम्मीद बनती है? ये उम्मीद इस आधार पे बनती है सर कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये उन 30 बच्चे जो अपने आप को सुसाइड करने पे मजबूर हो गए एक शिक्षा मंत्री के फेलियर की वजह से, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। ये उम्मीद बनती है। 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने देश के अंदर चल रहा है, जो आए दिन पेपर लीक होता जा रहा है। तो अगर विचारधारा, मुद्दा और एक सोच अगर स्पष्ट है, देश के हित के लिए है, तो हम इस चीज़ को देखते हुए पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पूरा पॉजिटिव आएगा। और ये कब तक ऐसे बने रहेंगे? कितने दिनों तक? कोई प्रण लिया है क्या? वो सर जब तक मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी चाहेंगे तब तक मुझे बना रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन वो इस्तीफा दे देंगे उस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे। बहुत। अम्मा क्या कहती है? अम्मा, मेरी माँ, वो कुछ नहीं कहती सर, क्योंकि उनको नहीं पता है मैं यहाँ पे हूँ। मेरे फैमिली को नहीं पता है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा कवर करके रखा हूँ। कुछ तो स्टार्ट होना चाहिए ना, इतना कुछ हो रहा है। सोनम सर बेचारे ऐसे स्ट्राइक पर बैठे हैं, 18 डेज हो गए हैं। एटलीस्ट किसी को कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए, बट किसी को कोई लेना ही देना नहीं है। तो सारे स्टूडेंट्स हैं बेचारे, स्ट्राइक्स पे हैं, अपना सारी चीज़ें छोड़ के बैठे हैं, अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट सरकार को कुछ तो देखना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तो एक्शन लो, आके यहाँ पे बात करो स्टूडेंट से। सोनम सर से बात करनी चाहिए, अभी 30 सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ तो ना से कुछ तो करो। तो आपको क्या लगता है कि सरकार सुनेगी ये? सरकार गूंगी बहरी है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इस सरकार को तो मतलब सरकार ही नहीं मानती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार होने से बेहतर है कि सरकार ही ना होती। जो पहले चल रहा था ना, राजा महाराजा चला रहे थे, वो ज़्यादा बेटर था। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें 20 बच्चों की जान चली गई, खुदकुशी कर ली 20 बच्चों ने। और एक नीट का पेपर पढ़ते पढ़ते बच्चों को, माँ बाप को 5 लाख रुपए का खर्चा आता है उस पर। वो कर्जा ले के करते हैं। अपना एक माँ अपना जेवर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाती है ताकि मेरे बच्चे का भविष्य सुधरे, और जब उस बच्चे का भविष्य सुधरेगा तो उस पूरे परिवार का भविष्य सुधरेगा। अब एक बच्चे का 20-22 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, लेकिन नीट का पेपर लीक होने से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को इतना भी शर्म नहीं आता कि जब वो इस डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पाए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज ये जो देश का भविष्य है, जो 20-25 बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, ये देश का भविष्य है जो रोड पे पड़ा हुआ है। एक साइंटिस्ट हमारे आज 15-16 दिन हो गए वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, मरने की कगार पे हैं, लेकिन सरकार की आंखों में कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा सरकार को, जबकि सरकार यहाँ से केवल 1 किलोमीटर दूर है। उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको अपने अंधकार में, अपने अहंकार में, जो अहंकार का चश्मा उनकी आंखों पे लगा हुआ है, ये चश्मा आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो जनता उसको जवाब देगी वोट के जरिए से, और ये चश्मा उतर जाएगा। ये लड़ाई जो है ये कंपनी राज के खिलाफ है। हमारे देश में सारा सिस्टम जो है कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। जैसे शिक्षा को भी कोई एग्ज़ाम लेना है, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो, तो वो भी कंपनीज़ को दे दिया गया है। अलग अलग महकमे में पड़ती है, और बहुत सालों से लोग आउटसोर्सेस पे काम करते हैं। जब वो मांग करते हैं कि हमारी नौकरी को पक्का किया जाए, तो उनको पता चलता है कि हम तो कंपनी का मुलाजिम है, हम तो सरकार के मुलाजिम ही नहीं हैं।
तो ये जो सारा सिस्टम है ना कंपनी के हवाले किया जा रहा है, एक्चुअली तो लड़ाई उनके खिलाफ है। और जब से बीजेपी सरकार आई है लगभग 10 सालों में 90 पेपर लीक हुए हैं। इन पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चे मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे होते हैं लेकिन वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो रह जाते हैं और पैसे वाले लोग जो होते हैं वो पेपर खरीद के वो निकल जाते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत गलत है। तो हम भी मांग करते हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए और ये सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है जो पब्लिक सेक्टर को ख़त्म किया गया है, जहाँ किया जा रहा है, थोड़ा बहुत बचा है, उसको बचाना हम सब की ज़रूरत है। हम आज भी याद करते हैं कि जब रोड सुना हो जाता है तो कोई तानाशाह हो जाता है। तो तानाशाह को सुनाने के लिए हमने इतिहासों में भी पढ़ा, उसमें भी रूप यही था। आज हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि हम देख पा रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं जो कि समाज को जिंदा करने का कोशिश करते हैं और समाज जिंदा हो भी रहा है। तो ये कोशिश बेहतरीन कोशिश है। क्या सरकार के कानों में इस तरह की आवाज़ें पड़ेंगी? सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार इतनी निर्मोही तो नहीं हो सकता। इस शो में पहली बार हम लोग अपने स्टूडियो से, घर से बाहर निकले हैं। आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा। आपके जो रिएक्शन आएंगे उस पर निर्भर करेगा कि आगे अब और बाहर निकलना है या यहीं बैठे रहना है। आपके ढेरों संदेश आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। ये पहला संदेश है पीएम सुरेंद्र का, कह रहे हैं नाइस शो एज ऑलवेज, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरी लाल अग्रवाल, और ये कह रहे हैं कि नेपाल से हैं, आपको आज तक के टाइम से देख रहा हूँ, आज तक के टाइम समय से देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति लाजवाब है, धन्यवाद। आरिफ इकबाल, आपका बेबाक अंदाज बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड से हूँ। सलीम लालानी, ये अमेरिका से हैं, अटलांटा से, कह रहे हैं आपको बहुत साल से सुनता आया हूँ, आप सरकार से सवाल करते हो, ग्रेट, धन्यवाद। मिस्टर JKN हैं, कह रहे हैं आपने नाचो और टाको को बहुत सरल भाषा में समझा दिया, आपको बात समझ में आई, अच्छा लगा, आपको भी धन्यवाद। शबाना रांगनेकर कह रही है वेरी गुड एनालिसिस, हम आपको बहुत समय से जानते हैं, बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और ये बहुत जानकर अच्छा लगता है कि दर्शक एक तरीके से जानते हैं, हमारी जान पहचान है। सादिक राजा हैं, जंतर मंतर पे जाएं और वीडियो बनाएं, सोनम वांचुक की हालत बहुत ख़राब है। सादिक ही नहीं, और भी कई लोगों ने इस बात को कहा, इसलिए हम पहुंचे आज जंतर मंतर। आपको ये चैनल कैसा लगता है ज़रूर बताइए। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और जब आप शेयर करें तो अपने दोस्तों से ज़रूर कहिए कि वो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसी तरीके से, इसी पैमाने से यूट्यूब हर वीडियो को नापता है, उस पर खरा उतरना है। हमारे शुरुआती दिन है, मदद कीजिए, धन्यवाद।